सूरज की पहली किरण के साथ जब पंजाब का हर घर जागता है तो किचन से आने वाली उस पहली चाय की खुशबू के बिना दिन अधूरा सा लगता है। इस चाय का सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो दूध जो हर चाय के कप में जान डाल देता है। ये दूध सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये पंजाब की ताकत है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके घर तक आने वाले इस दूध के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी है? एक ऐसी कहानी जहां गांव के रास्ते पर लोग खड़े होकर ये सोचा करते थे कि आज सुबह किसान अपना दूध किस ट्रक वाले को देगा, एक नेशनल जायंट के ट्रक को या उनकी अपनी मिट्टी के ब्रांड वेरका को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जहां एक कोऑपरेटिव ने गांव के किसानों को जोड़ा, बड़े बड़े कॉरपोरेट जायंट्स को टक्कर दी और पंजाब की पहचान बन गई। ये कहानी है वेरका की। वेरका की स्टोरी एक आयरॉनिक सच के साथ शुरू होती है। ये कोई ओरिजिनल विजन नहीं था। गुजरात में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने आनंद पैटर्न बनाया, जहां छोटे छोटे किसान मिलकर अपनी खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते थे। गांव-गांव से दूध इकट्ठा करते और उस दूध से एक कलेक्टिव एंटरप्राइज चलाते ताकि प्रॉफिट्स वापस उन्हीं तक लौटे। साल 1973 में पंजाब सरकार ने इस मॉडल को अपनाया और बनाया मिल्क फेड पंजाब, जिसके प्रोडक्ट्स वेरका नाम से बाजार में उतरे। नाम आया अमृतसर के पास एक गांव से, जहां पहला प्रोसेसिंग प्लांट खड़ा किया गया और शुरुआती सालों में ये विजन सच होता दिखा। पंजाब जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पहले ही एग्रीकल्चरल पावर हाउस बन चुका था, डेयरी प्रोडक्शन में भी तेजी से उभरा। पंजाब के हर घर में वेरका ने अपना नाम बना लिया, दूध, लस्सी, घी के थ्रू। लेकिन वेरका को टक्कर देने एक पुराना खिलाड़ी पहले से ही तैयार बैठा था, जिसका पंजाब से रिश्ता वेरका से भी पुराना था। साल 1961, वेरका के आने से भी 12 साल पहले, नेस्ले ने पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में अपना डेयरी प्लांट खोला। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये दुनिया का सबसे एम्बिशियस रूरल नेटवर्क था, जिसे एक स्विस कॉरपोरेशन ने बड़े धैर्य से गांव-गांव में फैलाया। नेस्ले का तरीका बिल्कुल अलग था। नेस्ले ने किसानों को सीधा अप्रोच किया, उन्हें बेटर एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस सिखाई, वेटरनरी सहायता दी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कैश ऑन द स्पॉट एंड कंसिस्टेंटली बेटर रेट्स। जिस वक्त कोऑपरेटिव सिस्टम अपनी ब्यूरोक्रेसी में उलझा रहता था, नेस्ले एक प्रिसीजन के साथ काम कर रही थी। यहाँ एक चीज़ समझिए, पंजाब के बहुत से किसान अपना दूध 2 जगह बेचते थे, कुछ वेरका को, कुछ नेस्ले को। और ये फैसला किसी ब्रांड लॉयल्टी से नहीं, बल्कि एक सीधी कोल्ड कैलकुलेशन से आता है, कौन जल्दी और ज़्यादा पे करेगा। यही जंग डेकेड्स तक चलती रही। लेकिन इस पूरे जंग के पीछे एक तीसरा फैक्टर जो पंजाब की ज़मीन के अंदर ही था, इन दोनों को धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा था। पंजाब को इंडिया का अनाज भंडार कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने यहाँ वीट और पैडी की इतनी प्रोडक्शन करवाई कि पूरा देश इस एक राज्य पर निर्भर हो गया। लेकिन इस अचीवमेंट की एक छुपी हुई कीमत थी। जैसे जैसे किसानों ने अपनी ज़मीन वीट और पैडी की मोनोक्रॉपिंग में बदली, उन्होंने धीरे धीरे फॉडर क्रॉप्स उगाना छोड़ दिया, वो क्रॉप जो कैटल को खिलाने के लिए ज़रूरी थी। इससे साल दर साल डेयरी फार्मिंग की कॉस्ट बढ़ती गई, क्योंकि अब उन्हें फॉडर खरीदना पड़ता था। और इससे भी बड़ा क्राइसिस, पैडी जैसी वाटर इंटेंसिव फसल ने पंजाब के ग्राउंड वाटर को इतना डिप्लीट कर दिया कि आज कई जिलों में वाटर टेबल खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। ये सिर्फ क्रॉप फार्मिंग की समस्या नहीं है, ये सीधा डेयरी फार्मिंग को भी हिट करती है, क्योंकि कैटल को पानी चाहिए और फॉडर को इरिगेशन। तो जब वेरका और नेस्ले दोनों दूध खरीदने के लिए किसानों से कम्पीट कर रहे थे, किसान खुद एक ऐसे इकोनॉमिक स्क्वीज में था जहां उसकी लागत बढ़ रही थी। इस माहौल में जो भी थोड़ा सा बेहतर डील देता था, किसान बिना हिचकिचाहट उसकी तरफ चला जाता। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्ट की जो वेरका की पूरी कहानी को बदल देता है। जहां अमूल ने अपनी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट रखने में काफी हद तक सफलता पाई, मिल्क फेड पंजाब धीरे धीरे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी में बदल गई। बोर्ड पोजीशंस जो किसानों के प्रतिनिधि के लिए थी, उन पे पॉलिटिकली अपॉइंटेड ऑफिशियल्स बैठने लगे। डिसीजंस प्राइसिंग से लेकर एक्सपेंशन तक अब स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के थ्रू लिए जाने लगे। इसका सीधा असर किसानों पे पड़ा। जब पेमेंट्स में देरी होने लगी, विश्वास गिरना शुरू हुआ। और जब एक कोऑपरेटिव में विश्वास गिरता है, पूरा मॉडल कोलैप्स होने लगता है।
इसी दौरान एक और क्राइसिस सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार मिल्कफेड के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग और वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम जैसी चीज़ों को लेकर किसान और एम्प्लॉय ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया, ये डर जताते हुए कि ये कोऑपरेटिव को प्राइवेटाइज करने की तरफ एक छुपा हुआ कदम है। और इस बीच बहुत से किसान वेरका से दूर हो गए। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे अनोखे हिस्से के बारे में। वेरका, जिसके पास थ्योरेटिकली वही मॉडल था, लेकिन वो लार्जली एक रीजनल प्लेयर ही रह गया, पंजाब और उसके आसपास के स्टेट्स तक लिमिटेड। नेशनल एक्सपेंशन जो अमूल ने एग्रेसिवली किया, वेरका के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन वेरका अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस स्टेट में वो काम करता है वहाँ उसका इमोशनल और कल्चरल वेट बिजनेस नंबर से कहीं ज़्यादा है। पंजाब में वेरका सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये आइडेंटिटी का हिस्सा है। घर घर में वेरका का दूध, घी और खासकर लस्सी एक डेली रिचुअल का हिस्सा है। ये ब्रांड रिकॉल किसी कॉरपोरेट मार्केटिंग कैंपेन से नहीं, डेकेड्स की कनेक्शन से आता है। और सरकार भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से वेरका को पूरी तरह कोलैप्स नहीं होने देती, क्योंकि लाखों किसानों का लाइवलीहुड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कोऑपरेटिव से जुड़ा है। तो वेरका एक स्ट्रेंज पोजीशन में खड़ी है, ना पूरी तरह सक्सेसफुल ना पूरी तरह फेल। वो एक रीजनल स्ट्रॉन्गहोल्ड बनाए रखती है अपने लॉयल कस्टमर बेस के थ्रू, जबकि अपनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्ट्रगल करती रहती है। और दुनिया भर की डेयरी कंपनीज ने ये सीखा है, रॉ मिल्क बेचना सबसे कम मार्जिन वाला व्यापार है। असली मुनाफा है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में, जहां कंपनीज ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो कंज्यूमर की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सके। वेरका ने भी इस दिशा में कदम रखा। अब वेरका का दायरा सिर्फ थैली वाले दूध तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्केट में इनके रिच और क्रीमी आइसक्रीम्स के अलग अलग फ्लेवर्स, रिफ्रेशिंग फ्लेवर्ड मिल्क और अर्बन यूथ को टारगेट करते हुए रेडी टू ईट आइटम्स जैसे फ्रेश कोल्स्लॉ सैंडविचेस और ट्रेडिशनल खीर के डब्बे भी धूम मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती आती है। ब्रांड की राष्ट्रीय पहचान, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मार्केटिंग बजट जो अमूल के पास है, वेरका के पास उतने स्केल पर नहीं है। तो चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी बेहतर हो, रिटेल शेल्फ तक पहुंचने और आम आदमी का ध्यान खींचना अपने आप में एक अलग जंग है। तो वेरका का सफर एक थैली वाले दूध से लेकर मॉडर्न एफएमसीजी जायंट तक का है। क्या एक पुरानी कोऑपरेटिव जो सरकारी ढांचे में पली बड़ी है, अपने आप को प्राइवेट सेक्टर की अग्रेसिव स्पीड और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज के हिसाब से ढाल पाएगी? ब्रांड्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो अपनी असली पहचान को जिंदा रखते हुए भी वक्त के साथ खुद को रीइन्वेंट करते हैं, असल में इतिहास वही बनाते हैं। वेरका आज एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां इसका आने वाला कल पुराने इतिहास से नहीं, बल्कि आज की गई स्ट्रेटजी से लिखा जाएगा। तो अगली बार हम एक नई कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक कीप वॉचिंग इनसाइड द जायंट।